नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में खड़गे की दहाड़ की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में आखिरी पड़ाव की। जानेंगे दिल्ली में उपराज्यपाल और आप के बीच क्यों मचा घमासान, क्यों मुश्किल में घिरी कर्नाटक बीजेपी। बात करेंगे शिवराज के खिलाफ कांग्रेस के बड़े कदम की, तेलंगाना कांग्रेस के बड़े दावे की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ताजमहल को मिले नोटिस की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज एक साथ नजर आया सत्ता और विपक्ष। संसद में पीएम मोदी ने किया दोपहर का भोजन, धनखड़ खड़गे के साथ बाजरे के व्यंजनों का उठाया लुत्फ। SC/ST कोटा बढ़ाने का बिल कर्नाटक विधानसभा में हुआ पेश। विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी सरकार का ये कदम राजनीति से प्रेरित। दिल्ली की पटियाला कोर्ट में हुआ एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और सुकेश चंद्रशेखर का आमना सामना। 200 करोड़ की ठगी से जुड़ा है मामला। कोर्ट में आज बहस हुई पूरी, अब फैसले का इंतजार। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 104 अंकों की गिरावट के साथ 61,702 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 35 अंक फिसलकर 18,385 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और इस सत्र में रोजाना सरकार का विरोध भी जारी है। लेकिन आज दिन भर संसद में विपक्ष का नहीं बल्कि सत्ता पक्ष का हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह थी मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। लेकिन खड़गे ने भी अपने तल्ख तेवर दिखा दिए। आखिर क्या है मामला और क्यों मचा बवाल, देखिए खास रिपोर्ट में। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन था। आज चीन के मुद्दे पर लोकसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई। वहीं पीएम मोदी पर खड़गे के बयान पर आज राज्यसभा में बीजेपी ने जमकर विरोध किया। बीजेपी राज्यसभा में मांग कर रही थी खड़गे अपने बयान पर माफी मांगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने जो बयान दिया था वो सदन से बाहर दिया था, उस पर सदन में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने खड़गे पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें सदन में रहने का कोई हक नहीं है। गोयल ने कहा कि कल अलवर में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभद्र भाषण दिया था। जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं खड़गे ने अपने तेवर कड़े करते हुए कहा कि वो अपने बयान पर अब भी कायम है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर में रैली में खड़गे ने कहा था, हमने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारे पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, आपने क्या किया? आपके घर में किसी ने कोई कुर्बानी दी है? खड़गे की इसी बयान पर राज्यसभा में आज बीजेपी ने विरोध किया। वहीं कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी सरकार तवांग मुद्दे पर जवाब देने से बचने के लिए खड़गे के बयान को ढाल बना रही है। आज लोकसभा में चीन के मुद्दे पर भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। वहीं राज्यसभा में विपक्ष का विरोध देखने को मिला। शायद यही वजह है कि अब सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र को छोटा करने का फैसला किया है। जो सत्र 29 दिसंबर तक चलना था, अब वो 23 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। बीजेपी खड़गे पर हमलावर है, लेकिन खड़गे ने बीजेपी को दो टूक कह दिया। जो कहा उस पर कायम हूं। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह विपक्ष बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और उसी के चलते कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जिसका राजस्थान में आज आखिरी दिन है। तो कैसा रहा आज का दिन और आगे का क्या है प्लान, देखिए रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में चल रही थी और आज इस राज्य में यात्रा का आखिरी दिन था, जिसके बाद कल सुबह कांग्रेस की ये यात्रा 8वें यानी नए राज्य में प्रवेश कर जाएगी, जिसके लिए अब नए राज्य में यात्रा के स्वागत के लिए की गई तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं आज राजस्थान में आखिरी दिन भी यात्रा छाई रही और हर रोज की तरह यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। राजस्थान में आज यात्रा का 16वां और आखिरी दिन था। आज यात्रा अलवर के बुर्जा गांव से शुरू हुई। यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी राहुल गांधी के साथ कदम मिलाते नजर आए। वहीं आज राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अरावली में खनन के प्रभाव और मेवात की कला, संस्कृति और इतिहास पर सार्थक चर्चा की, जिसकी तस्वीरें भी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। इसके अलावा यात्रा के आखिरी दिन भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर अरविंद मायाराम अपनी पत्नी और प्रख्यात लेखक शैल मायाराम के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। दौसा के बाद अलवर में भी भारत जोड़ो यात्रा में काफी भीड़ रही। आज अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आम लोगों से बातचीत की। अलवर में राहुल की यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जनता ने राहुल को कई तस्वीरें भी भेंट की, जिसकी तस्वीरें भी कांग्रेस ने साझा की हैं। अपना भारत अपना परिवार भारत जोड़ो यात्रा में तस्वीरें यादों का स्मरण भी करवा रही हैं और नई यादगार लम्हों को समेट भी रही हैं। यानी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन भी शानदार और यादगार रहा।
अब यात्रा कल सुबह नए प्रदेश हरियाणा में प्रवेश करेगी और जिसके बाद तिरंगा हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को सौंपा जाएगा। कल यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी, जिसके बाद यात्रा जल्द ही दिल्ली पहुंचने वाली है और उसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन दिल्ली की सियासत में तो उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। तो आप पर क्या लगा आरोप और उसने क्या दिया जवाब, देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार के बीच तो तनातनी देखने को मिलती ही है, साथ ही उपराज्यपाल के साथ भी दिल्ली सरकार के अनबन की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में अब एक नया मामला सामने आया है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि उसने सरकारी विज्ञापनों के नाम पर पॉलिटिकल एड छपवाए। एलजी का निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के एक आदेश के बाद आया है। आरोप है कि आप सरकार कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। वहीं इस मामले पर अब आपने भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए सवालों की बौछार कर दी है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा, अपनी कुछ पुरानी आदतों में डूबी बीजेपी ने एलजी को एक और लेटर भेजा है। जैसे जैसे वैलेंटाइन पास आएगा उसके लव लेटर और बढ़ते जाएंगे। केंद्र उनके कामों में रोड़े अटकाती है। बीजेपी के मुख्यमंत्री दिल्ली के अखबार के अंदर अपना प्रचार छपवाते हैं। उनकी एडवर्टाइजमेंट अलग अलग राज्यों के अंदर छपती है तो 22,000 करोड़ बनता है, लेकिन हमसे 97 करोड़ वसूल करने आ गए हैं। मैं पूछता हूं, ये लोग कब देंगे 22,000 करोड़? हम दे देंगे 97 करोड़। यानी इस मामले पर दोनों तरफ से जुबानी जंग चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि खुद को फंसता देख बीजेपी कैसे खुद को बचाती है। आपको बता दें कि आरटीआई आवेदन से खुलासा हुआ था कि 2015 में दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद से अरविंद केजरीवाल सरकार का विज्ञापनों और प्रचार को लेकर खर्च बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी खुद घिरी तो उसने बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की भी पोल खोल दी है। वैसे पोल तो बीजेपी की कर्नाटक में भी खुल गई है, जहां बीजेपी सब चंगासी दिखाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसके अंदर चल रही कलह उसकी पोल पट्टी खोल रही है। कर्नाटक चुनाव के लिए अभी से तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि 224 सीटों वाले इस राज्य में जल्द ही चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है, जिसकी खबर इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। और ये कलह कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की स्थिति पहले से ही मजबूत है, जबकि कलह सत्ताधारी बीजेपी को कमजोर कर रही है। जहां पहले कई लोग बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, तो वहीं अब बीजेपी के अंदर जारी उठापटक की एक और खबर ने बीजेपी की पोल खोल दी है। दरअसल बीजेपी के दो विधायकों ईश्वरप्पा और रमेश झारीकोली ने बीजेपी से नाराज होकर विधानसभा सत्र का बहिष्कार कर दिया है। दोनों ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें से एक पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो वहीं एक पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी विधायक केएस ईश्वरप्पा का कहना है कि जब तक उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता तब तक वो विधानसभा सत्र में भाग नहीं लेंगे। ईश्वरप्पा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि शिवमोगा से विधायक ईश्वरप्पा ने इस साल की शुरुआत में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगा था। साथ ही आरोप था कि उनकी वजह से ही ठेकेदार संतोष पाटिल ने अपनी जान ले ली थी, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और अब ईश्वरप्पा एक बार फिर मंत्री पद मांग रहे हैं, जिससे बीजेपी के अंदर जारी उथल पुथल एक बार फिर सामने आ गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन असलियत सबके सामने है। ईश्वरप्पा की धमकी ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है, जिससे चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। चुनाव से पहले सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है और प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया गया है। तो कब होगी इस पर चर्चा, देखिए खास रिपोर्ट में। 2023 के आखिर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। लेकिन इस बीच अब कांग्रेस ने जो कदम उठाया है उसे देखकर दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी सरकार गिर सकती है।
दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्वीकार कर लिया है। कल से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आपको बता दें, कल यानी सोमवार को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने वरिष्ठ विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को लेकर 51 बिंदुओं का आरोप पत्र सौंपा था। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती और निर्माण कार्यों में हुई अनियमितता को मुद्दा बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंपी थी और 51 बिंदुओं को अविश्वास प्रस्ताव के आरोप पत्र में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस का कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। ना तो किसी को रोजगार मिल रहा है और न ही नए उद्योग धंधे खुल रहे हैं। इन सभी मुद्दों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सदन में उठाकर सरकार से जवाब लिया जाएगा और अब अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, जिस पर चर्चा होगी। यानी मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। इसके साथ ही अब शिवराज सरकार पर तलवार लटक रही है। देखना होगा सरकार खुद को कैसे बचाती है। कांग्रेस ने 51 आरोपों के साथ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर अब संसद में चर्चा होगी। यानी शिवराज सरकार पर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी कलह भी मची हुई है। राज्य में बीजेपी कमजोर हो चुकी है। खबरें तो तेलंगाना में भी कांग्रेस के कमजोर होने की आ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इन खबरों को नकार दिया है। तो क्या है कांग्रेस का दावा, देखिए रिपोर्ट में। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अभी से राज्य में चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। सत्ताधारी टीआरएस, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी की कोशिश तो खुद को कांग्रेस की जगह लाने की है। ऐसे में अभी से राज्य में कांग्रेस के कमजोर होने की खबर उड़ाई जा रही है और ये कहना है कांग्रेस का। दरअसल अभी हाल ही में एक खबर ने जोर पकड़ा कि कांग्रेस की तेलंगाना यूनिट में कलह हो गई है और 13 नेताओं ने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस ने दावा किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब महज अफवाह है, जिसके लिए कांग्रेस की तरफ से कुछ तस्वीरें भी साझा की गई हैं। इन तस्वीरों के साथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस के 125 से ज्यादा पदाधिकारी और पूर्व मंत्री, विधायक सहित वरिष्ठ नेतागण पार्टी की कल हुई महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। लेकिन मीडिया सिर्फ 5 नाराज लोगों की तस्वीरें चलाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की इन तस्वीरों के साथ उन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया कि तेलंगाना में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। लेकिन इस तरह की असली खबर को छिपाकर कांग्रेस के खिलाफ नेगेटिव खबर को दिखाना इस बात का सबूत है कि ऐसा करके सिर्फ कांग्रेस को कमजोर करने और राज्य में उसकी स्थिति खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कांग्रेस पूरी तरह सतर्क है और उसके खिलाफ रची जा रही हर साजिश को नाकाम कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ताजमहल को मिले नोटिस की। प्रेम का प्रतीक आगरा का ताजमहल एक बार फिर विवाद में है और विवाद ऐसे मसले को लेकर शुरू हुआ है जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था, क्योंकि मुश्किल किसी संगठन या राजनीतिक दल की ओर से नहीं आई है, बल्कि सरकार की ओर से ही आई है। तो क्या है ताज पर विवाद की वजह, देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया के आकर्षण के केंद्र ताजमहल को लेकर एक नया विवाद सामने आया है और इस विवाद के चलते आगरा नगर निगम खुद ही फंसता दिख रहा है। 370 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसे निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया और ये नोटिस दिया है प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर बिल जमा कराने को लेकर। आगरा नगर निगम ने नोटिस में दावा किया है कि ताजमहल को 1 करोड़ से ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। नोटिस में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स शामिल है। अकेले हाउस टैक्स के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए का नोटिस पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भेजा गया है। आमतौर पर टैक्स न चुकाने पर संपत्ति की कुर्की तक का प्रावधान होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ताजमहल की भी कुर्की होगी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अफसरों ने इस नोटिस और बिल को बड़ी चूक बताया है। एसएसआई का दावा है कि उनके पास ये गलती से आया हुआ लग रहा है, फिर भी हम इसका जवाब देंगे। दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गृह कर का एक नोटिस एत्मादोला स्मारक को भी भेजा गया है। एत्मादोला को ये नोटिस एत्मादोला फोर्ट कोर्ट के नाम से भेजा गया है। एएसआई के अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार पटेल ने कहा कि ताजमहल और एत्मादोला राष्ट्रीय स्मारक है और ये केंद्र और राज्य सरकार की संपत्ति है। ऐसे में यह नगर निगम की चूक का मामला दिखाई दे रहा है। नगर निगम ने इस बार घरों की संख्या का पता लगाने का जिम्मा एक निजी कंपनी को सौंप दिया था। शायद ये कंपनी की गलती के चलते हुआ। हमारी ओर से निगम को जवाब दिया जा रहा है। दूसरी ओर आगरा नगर निगम भी अब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए इसका दोष निजी कंपनियों के सिर मढ़ रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।